13 सामान्य गलतियाँ जो लोग अक्सर करते हैं शुरुआती मशरूम की खेती में। आज जो विषय को लेकर के हम यहाँ पर आपके पास रिसर्च के बाद आए हैं, ये विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मशरूम की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इन 13 पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हम भी इंसान हैं, कभी भी हमसे भूल हो सकती है। और ये जो 13 गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य गलतियाँ हैं जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके बाद उन लोगों को तकलीफ़ के रूप में बहुत कुछ भोगना पड़ता है। तो अगर आप ये गलतियाँ ना करें तो आपको मशरूम में लॉस नहीं होगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक छोटा सा लाल बेल आइकन है, उसको प्रेस करें, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा लाभ ले सकें। आप ले सकें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले वो 13 पॉइंट बता देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट को मैं विस्तार से उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि वांट टू डू एवरीथिंग। सब काम आप करना अगर चाहते हैं, बीज बनाने से लेके उगाने तक, पहला बात तो वो इम्पॉसिबल है। आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। दिन भर सोचते रहना उसके बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके खेती में समस्या उत्पन्न करेगा। तीसरा है धैर्य खो देना, इम्पेशेंट। अगर आप धैर्य खो दीजिएगा तो आप मशरूम की खेती नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मशरूम की खेती करने के लिए धैर्य बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्लीनिनेस, साफ सफाई। साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, हाइजीनिक मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। साफ सफाई नहीं रखिएगा तो आप मशरूम की खेती में हमेशा कुछ न कुछ समस्या आता ही रहेगा आपके पास। तो साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। जो आप पुआल या कुट्टी भुस्सी जो भी है उसका आप शोधन करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, तो उसका प्रोसेस में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए। प्रोसेस अलग अलग प्रकार का होता है। ऑर्गेनिक प्रोसेस अलग होता है, जैविक जिसको कहा जाता है, नॉन जैविक जो होता है केमिकल प्रोसेस, वो अलग होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोसेस में कर रहे हैं और प्रोसेस जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद आता है इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन का मतलब एक तरीका समझिए कि बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेट करना। तो जब आप माल लगा रहे हैं, आप स्पॉनिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपको बहुत सा सावधानी बरतना पड़ेगा और इस तरीका का कुछ ना कुछ व्यवहार में लाना पड़ेगा अपने काम के दरमियान, स्पॉनिंग के दरमियान, जो कि आपको मिक्स करना पड़ेगा अपने पुआल में, कुट्टी में, भुस्सी में, क्योंकि हम लोग छोटे पैमाने पे काम करें, हमारा हाईटेक सिस्टम नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप लोग छोटा पैमाने पे काम कर रहे हैं और कम पूंजी, कम लागत का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सी छोटी छोटी सावधानियां रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इनॉकुलेशन जो है उसमें आपको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इनॉकुलेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने जो बैग्स हैं, जो स्पॉनिंग आपने किया, उसको आप किस प्रकार से बचाव करते हैं, उसको वैक्सीनेट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद आता है कि आप कौन सा प्रजाति उगा रहे हैं। अगर आप ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम में बहुत सी प्रजातियां हैं। लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 40 प्रकार की प्रजातियां हैं और 40 प्रकार की प्रजातियां में लगभग लगभग 8 से 10 प्रजाति का अभी भारतवर्ष में उपयोग में आया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो खाने योग्य नहीं है ऑयस्टर में।
एक ऑरेंज कलर का ऑयस्टर होता है, वो खाने योग्य नहीं। एक मैं आपको जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से ऑयस्टर मशरूम में है कि आप कौन सा प्रजाति उगा रहे हैं। ऑस्ट्रिटस वैरायटी आप उगा रहे हैं तो बहुत हार्डी वैरायटी है, वो आप पूरा साल भर कर सकते हैं, वो गर्म ठंडा सब कुछ सहन कर सकता है। सजोरा काजू का अलग है। फ्लोरिडा जो है वो ज़्यादा गर्म ठंडा नहीं, उसको धीमा स्प्रिंग टाइप का सीजन चाहिए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर शुड बी बिलो 29 डिग्री। आप देखिएगा कभी भी आपके घर पे एसी होगा तो आप एसी चलाइएगा, जैसे ही वो 29 डिग्री में आप उसको लेकर के आते हैं, 30 में आप रखिए, देखिए उसमें गर्म हवा निकलना है। जैसे वो 29 में आता है थोड़ा वो ठंडा होने लगेगा। और वही प्रोसेस 24 में अगर आता है लेकर करके तो सही फलन देना शुरू कर देगा। उसका स्पॉन रन जो है वो भी सही होगा और माल भी आपका निकलने लगेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद में है सब्सट्रैक्ट, यानी जो माध्यम आप व्यवहार में लाने वाले हैं उसके बारे में आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है लाइटिंग। लाइट की भी मशरूम को ज़रूरत पड़ती है। मशरूम को कौन सा लाइट ज़रूरत पड़ता है, जैसे गाछ को सनलाइट की ज़रूरत है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, वो उससे खाना बनाता है और लेना देना जो भी अपना करता है वो गाछ करता है। लेकिन मशरूम ये चीज़ नहीं करता है। मशरूम अगर धूप के प्रभाव में आएगा तो उसका मॉइस्ट कम हो जाएगा, और मॉइस्ट कम होगा तो वो मरने लगेगा। माइसीलियम माइसीलियम मरने लगेगा तो बहुत तरीक़ा का समस्या आना उत्पन्न हो जाएगा, फॉरेन बॉडी इंटर कर जाएगा। तो इसीलिए आपको जो लाइट है उसको मून लाइट चाहिए। मशरूम जो होते हैं फंगीज, मशरूम कवच, उन लोगों को मून लाइट बहुत प्यारा होता है। मून का जो लाइट होता है वो ठंडा होता है और बहुत उन लोगों के लिए लाभदायक होता है। ऐसे लोग यूवी लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, यूवी लाइट यूज़ करने से मशरूम में विटामिन डी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो आप उसको वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मॉइस्चर, मॉइस्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है मशरूम के लिए। अगर आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो 90% मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, मॉइस्चर का बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपको मॉइस्चर के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। टाइमिंग और शेड्यूलिंग, कब क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। अब जैसे ऑयस्टर मशरूम है, उसको 18 से 20 दिन में उसका सिलेंडर पूरा सादा हो जाना चाहिए। 24 से 26 दिन के अंदर में उसका पहला फसल निकलना चाहिए, दूसरा फसल उसके 10 दिन के बाद, और तीसरा फसल जो है 44-45 दिन में निकल जाना चाहिए। बाकी जो फसल है उसका 60 दिन 70 दिन कोई लोग रखते हैं। ठीक है, उसका पूरा चक्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपका शेड्यूलिंग टाइमिंग कब है, कितना बैग लगाना है, कैसे लगाना है, नहीं लगाना, इसके बारे में आपको जानना है। और मशरूम का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट है आखिरी सोच, फाइनल थॉट, कि कैसे क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब विस्तार से बात करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर करके। आइए डिस्कशन करें। तो हम लोग शुरू से फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसका डिटेलिंग भी आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि वांट टू डू एवरीथिंग, आप हर चीज़ करना चाहेंगे मशरूम में तो वो संभव नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जितना सरल से सरल, आपका पहला मकसद होना चाहिए अगर आप मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं कि आप उसको कैसे उगा पाएँ और उगा कर करके बिक्री कर पाएँ, ना कि बीज बनाना और ये करना, एक्सपेरिमेंट करना, इधर करना उधर करना नहीं। ईजी से ईजी प्रोसेस है, कहीं से बीज लेकर के। विदेशों में तो रेडी टू फ्रूट बैग मिलता है, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सब कुछ उसमें रेडी रहता है। तो यहाँ पर तो वैसा है नहीं हमारे भारत में। तो यहाँ पर आप बहुत सा लैब है, आप लैब से बीज ले सकते हैं। बीज लेकर करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये दो पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है, कल्टीवेशन और सेलिंग। मतलब खेती करना, खेती कर करके मशरूम का उपज करना, उसको उगाना, और दूसरा कि कैसे उसको बिक्री करना है। ये चीज़ मेन है।
बीज बनाने का चक्कर में बहुत से लोग रहते हैं। ऐसे भी इंडिया में बीज का बहुत कम लैब्स है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों में अभी बहुत ज़्यादा मशरूम के बारे में जानकारी भी हो गई है, जागृति भी हो गई, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं दुनिया से। हम लोग मात्र 30 से 40 ग्राम, कहीं कहीं पे 50 ग्राम एवरेज सालाना एक लोग एवरेज मशरूम कंजम्पशन करते हैं। जहाँ की यूरोप कंट्री में और आपका अमेरिका में लगभग लगभग 3 से 4.5-5 किलो तक का एवरेज है उनका। और चाइना का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एवरेज है, 4 से लगभग लगभग 7 किलो तक। तो आपको सब कुछ नहीं करना। अगर आप सब कुछ कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। आपने आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली होगी, आपने देखा होगा ये फटाफट इसको डालता है ऐसे, 24 घंटा में ये लपट डपर होता है, फिर उसको पानी झाड़ो, आप बैग में भरो और उसके मशरूम निकलेगा, उसको बिक्री करेंगे और पैसा मिलेगा। ये ज़्यादा होशियारी जो है आपका आपको ले डूबेगा। तो ज़्यादा होशियार मत बनिए। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समझ रखिए, रिसर्च कीजिए और आपका पहला मकसद होना। फिर आप एक्सपर्ट हो गए, आप 1-2 साल से उगा रहे हैं, उसके बाद में फिर आपको नॉलेज बहुत हो गया है तो आप स्पॉन में आप जाइए, स्पॉन का काम कीजिए। और या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्पॉन लैब कीजिए, एक्सपर्टीज़, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। बीज बनाना और माल उगाना ये दो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो ज़्यादा माथा ना खराब कर कर करके आप आराम से बीज खरीदिए और बीज खरीद कर कर करके आप अपना जो भी है माल उगाइए, उसको बिक्री करने का कोशिश कीजिए। ये आपका पहला सोच होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात है कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, क्या करेंगे कैसे करेंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। ठीक है, दिन भर रात भर सोचते रहना है तो वहीं आपका समस्या शुरू हो जाए। तो ज़्यादा सोचिए मत, अपना ध्यान से दिमाग से काम कीजिए अगर बिजनेस करना है तो। और आदमी गलतियाँ से सीखता है, इसीलिए छोटा पैमाने पे कीजिएगा तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत बने बहुत ज़्यादा सपना देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई कैसे सोचता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। ज़्यादा सोचने से आपको बिजनेस में बहुत तरीक़ा का समस्या आएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा ना सोचिए तो बेहतर है। उसके बाद में इम्पेशेंट, धैर्य खोना। धैर्य मशरूम में रखना बहुत ज़रूरी है। मशरूम जो है 24 घंटे में डबल होता है साइज़ में, ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से लोग जानते हैं। और मशरूम जो है अचानक निकलने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर उसको सब कुछ सही मिला तो न अचानक निकलने वाला चीज़ है। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखिएगा तो आपको धैर्य रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मशरूम को समझ पाइएगा। इसीलिए धैर्य रखना जीवन में भी ज़रूरी है और मशरूम की खेती में भी ज़रूरी है। इसीलिए धैर्य रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें। धैर्य रखने से बहुत सा बिगड़ा हुआ काम भी सही हो जाता है और बहुत सा गलतियाँ आपसे नहीं होती हैं और बहुत सा गलतियाँ को समझने के लिए आपको सक्षम बनाया जा सकता है अगर आप धैर्य रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई अगर आप नहीं रखते हैं, अगर आप अपने मशरूम के फार्म में अटेंशन नहीं देते हैं, हाइजीनिक पे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप धैर्य खोइएगा तो उससे आप में कोढ़ियापन आएगा, लेजीनेस, आप आलसीमय हो जाइएगा,
आप में आलस आ जाएगा, और आलस जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर आप साफ सफाई, ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस चौपट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका जो फार्म है उसमें बीमारी आ जाएगा, और बीमारी आ जाएगा, एक बार कॉन्टिमिनेशन आ जाता है, ब्लॉचेज आएगा, मोल्ड आएगा, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, कॉपरनिकस आएगा गर्मी के समय में, लार्वा आ सकता है, माइट्स आ सकता है, और भी बहुत तरीक़ा का बीमारी आ सकता है, ब्लॉचेज आ सकता है। तो आप ये सब में आप ध्यान नहीं दीजिएगा। जो वहाँ पे आपका मशरूम का ग्रोइंग रूम है, फ्रूटिंग्स रूम है, जहाँ पर आप सिलेंडर लगा रखा है आपने, ठीक है, तो आप अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, सही तरीक़ा से स्लाइस नहीं करना, सही तरीक़ा से हाथ नहीं धो के काम करना, आपके हाथ के नाखून कैसे हैं, छोटी छोटी बातें, अगर इन सबों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो समस्या आएगा आएगा आएगा, और आपको रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा। तो इसीलिए सावधान होना ज़रूरी है। हमारा देश भी स्वच्छता की ओर जा रहा है, और अगर आप मशरूम का काम करते हैं तो उसमें स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक हॉस्पिटल में रहता है, कौन सा हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना साफ़ सफाई नहीं रहता है जितना कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता है। तो आपका काम प्राइवेट है, आपका है, लाभ होगा आपको, नुकसान होगा आपको, तो ध्यान किसको रखना है? आपको रखना है। तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है मशरूम के बिजनेस में। आपका कपड़ा, आपका हाथ, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका जगह, आपका स्टाफ, सबको साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में हम लोग कॉन्टिमिनेशन के बाद में स्टरलाइजेशन। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है? जीरो बैक्टीरिया। एक होता है पैस्चराइजेशन, एक होता है स्टरलाइजेशन। पैस्चराइजेशन में अच्छा बैक्टीरिया रह जाता है, ख़राब बैक्टीरिया मर जाता है, और स्टरलाइजेशन में जो है जीरो बैक्टीरिया हो जाता है। तो आम तौर पे हम लोग पैस्चराइजेशन नहीं बोल करके स्टरलाइजेशन ही बोलते हैं। तो जब आप स्टरलाइजेशन पे ध्यान देंगे तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, कौन सा सब्सट्रैक्ट है, क्या है, नहीं है, किस तरीक़ा से उसको शोधन करना है, ये आपको जानना बहुत 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 ज़रूरी है। 24 घंटा फुलाना है कि 12 घंटा फुलाना है, कि आग गर्म पानी में बॉइलिंग करना है, कि स्टीम से, वेपर से ये करना है, उसको शोधन करना है, ये और कोई दूसरा प्रोसेस है। केमिकल आप यूज़ करें तो कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, चूना से कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर से कर रहे हैं, तो आपका स्टरलाइजेशन का प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर आपका स्टरलाइजेशन का प्रोसेस सही नहीं होगा तो कॉन्टिमिनेशन, इन्फेक्शन आपके फार्म के अंदर आना 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 है ही। तो आपको ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि आप कैसे स्टरलाइज करते हैं। प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, एक सटीक प्रोसेस। और स्टरलाइजेशन के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में जानना चाहते हैं इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनॉकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेट करना। तो अगर आप इम्पेशेंट हो गए, आपने धैर्य खो दिया, तो आप बहुत तरीक़ा का समस्या करेंगे। तो इनॉकुलेशन जो है, अगर मिस्टेकनली आप कॉन्टिमिनेशन हो गया या कुछ भी हो गया, समस्या आ गया, तो आपका माइसीलियम जो है वो मर जाएगा, और एक बार माइसीलियम मर गया तो खेला ख़त्म। तो इसीलिए इम्यूनिटी देना बहुत ज़रूरी है उसको, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बायो सिक्योरिटी। उसको हर तरीक़ा से सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीक़ा का इनॉकुलेशन नहीं कीजिएगा, उसको वैक्सीनेट नहीं कीजिएगा,
जैसे नीम तेल का व्यवहार करना या चूना का व्यवहार करना, या और भी बहुत से ऑर्गेनिक भी हैं, नॉन ऑर्गेनिक केमिकल भी है। आप किस तरीक़ा से कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनॉकुलेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो शोधन प्रक्रिया सही होगा, उसमें किस तरीक़ा से क्या मिश्रण कर रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इनॉकुलेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। यानी कि वैक्सीनेट करना, यानी कि उसको बायोसिक्योरिटी देना, ताकि आपका जो फलन है मशरूम का वो सही से निकल सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी कि माध्यम, जो भी आप पुआल, कुट्टी, भूसा जो भी आप व्यवहार में ला रहे हैं वो कैसा है, कच्चा है, कच्चा नहीं चलेगा, बारिश के समय में बारिश में भीगा हुआ नहीं चलेगा, ज़्यादा साल भर से पुराना अगर अच्छा से रखा हुआ है तभी चलेगा, उससे ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा। खुला में कहीं पर ऐसे ही फेंका हुआ है, काला धब्बा ऐसा वैसा उठा के कूड़ा करकट लिया है आप कि भैया ये तो अवशेष है खेती का, यही सब धान में से निकला, इसको चलो इसी से, तो उसमें आपका समस्या आना ज़रूरी है। तो जो आपका माध्यम है, कुट्टी, भूसा, पुआल, अलग अलग जगह में जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस कंडीशन में है, जब आप उसको व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं कि वो किस कंडीशन में है। अगर सही कंडीशन में नहीं है तो समस्या आना बहुत 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 एकदम फिक्स 100% चांसेस है कि समस्या आपका आएगा ही आएगा ही आएगा। और उसके बाद में आता है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा लाइटिंग? ठंडा लाइटिंग। जब फ्रूटिंग बॉडी निकलता है, जब आप देखिएगा पिन हेड निकलने लगा, छोटा छोटा दाना आपके बैग के जहाँ पर आपने छिद्र किया, छेदा किया है, होल किया है, वहाँ से निकल रहा है, तो उसको लाइट ज़रूरी है। लाइट मिलने से उसका जो टेक्सचर है, उसका जो ग्रोथ है, उसका जो क्या बोले उसको, ताकत है उसका, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसको लाइट चाहिए, लेकिन कौन सा लाइट चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा लाइट व्यवहार करेंगे। बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है, बल्ब चलेगा भी तो ठंडा में चलेगा, एक्सट्रीम ठंडा में, जो वो आप पीला बल्ब यूज़ करते हैं हम लोग थोड़ा गर्मी वाला, या एलईडी बल्ब नहीं चलेगा। एलईडी बल्ब गर्मी पैदा करता है, वो ठंडा में चलेगा। लेकिन गर्मी वगैरह में सीएलएफ ट्यूबलाइट या आजकल एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट, वो पाइप वाला लाइट ब्लू कलर का निकलता है, ब्लू लाइट मशरूम को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और वो लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, आप जंगल वगैरह में जहाँ भी देखेंगे तो वो लोग मून लाइट से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, चाँद का जो रोशनी होता है उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपको लाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि उसको लाइट चाहिए कुछ हद तक। हमेशा 24 घंटा सुबह स्पॉन रन के समय नहीं चाहिए, कुछ डेली चाहिए, कुछ समय तक चाहिए। तो उसके ऊपर भी आपको रिसर्च कर कर कि कितना लाइट चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा वैरायटी है, ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। लाइटिंग के बाद में फिर आपका आता है टाइमिंग और शेड्यूलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, लाइफ में भी और मशरूम की खेती में भी। टाइमिंग हर चीज़ का है, अब स्टरलाइज कर रहे उसका टाइमिंग, स्पॉन रन का पीरियड का टाइमिंग, उसका ग्रोथ का टाइमिंग, और भी जो भी आप काम वगैरह, जो भी आपको एक सिस्टमेटिक हर चीज़ का आपको टाइमिंग और शेड्यूलिंग करके रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप शेड्यूलिंग में गड़बड़ करेंगे, आपको प्रोटोकॉल जो है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिद्धांत होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही मशरूम का एक सिद्धांत है, एक प्रोटोकॉल है। आप कौन सा वैरायटी उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है, एक टाइमिंग है, उसका एक शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, कब क्या करेंगे आप, कब नहीं करेंगे, सुबह में करेंगे कि रात में स्पॉनिंग करेंगे, कब माल लेकर के मार्केट जाएंगे, कब आप माल उगाएंगे, कब आप माल शोधन करेंगे, कब आप लगाएंगे। तो हर चीज़ का आपको टाइमिंग और शेड्यूलिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों।
किसको माल देना है, किससे लेना है, कब जाना है, कब पानी देना है, कब बैग लगाना है, कब ध्यान देना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, काल चक्र, उसका जो जीवन का चक्र होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा वैरायटी आप उगा रहे हैं, उसका जीवन चक्र क्या है, उसको किस समय में, उसके चक्र के किस समय में उसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब आपको जानना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। और आखिरी, सोच, फाइनल थॉट। हर चीज़ का करने से पहले उसके बारे में एक आखिरी सोच लेना, जानकारी लेकर करके हर चीज़ का एक लास्ट मिनट जिसको बोलते हैं आखिरी सोच, उसके बाद में वो सोच काम नहीं करेगा। तो हर चीज़ के बारे में आपको सोचना है आखिरी बार, फाइनल थॉट। दोस्तों आज ये 13 पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए और ज़्यादा होशियार ना बने। अगर आपने सीखा भी है, कहीं पर ट्रेनिंग भी लिया है, तो हमेशा एक स्टूडेंट की भ्रांति से आप अपना काम करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समस्या का समाधान खोजने का एक आपको अंदर से ताकत मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा होशियार समझिएगा अपने आप को तो आपको रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज इसी के साथ अपना आज का जो एपिसोड है, चर्चा है, इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर में है, आप जैसा आपका इच्छा करें। दोस्तों आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।